Hello everyone, welcome to fill a form. आई होप आप सभी जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। एवरीडे की तरह जो जो हमारे क्लास में जुड़ते जाएंगे वो एक बार अपना प्रेजेंस शो कर देंगे मुझे। गुड इवनिंग पूजा जी, राजा जी, रोहित जी, अंजलि जी, ज्योति जी, प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग सभी? ये बताइए कि सबसे इजी सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा है अभी तक पढ़ने में। जो सारे सब्जेक्ट्स आप लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है? जय श्री कृष्णा। रोहित जी, वैशाली जी, हेलो। ओके, ज्योग्राफी से। ईवीएस और सीडीपी दोनों ज्योत्सना जी को अच्छे लग रहे हैं। वेरी गुड। श्रीकांत जी, वेरी गुड इवनिंग। आज कुछ नए जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कुछ नए जो हैं स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर आप कंटिन्यू हमारे क्लास में रहेंगे तो ये और भी अच्छी होगी बात आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे भी ये मिलेगा सौभाग्य आप लोगों को पढ़ाने का और आप लोगों को भी अच्छी तैयारी करने के अवसर मिल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी अंजलि जी, यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। 13 डिग्री के आसपास है यहाँ पे। मॉर्निंग में तो मैंने देखा था टेम्परेचर, तो 13 तक है। थोड़े कोहरे भी लग रहे हैं। तो जो कोहरा होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो गेहूं वगैरह लगाए जाते हैं उनकी फसल जो होती है वो कोहरा लगने से बहुत अच्छी होती है। तो कोहरा का भी अपना एक रीज़न है होने का। तो जब कोहरा लगता है तो ये हमारे खेतों के लिए, फसलों के लिए भी, कुछ खास फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा भी अगर हो जाता है और धूप बिल्कुल नहीं निकलती तो वो नुकसान करता है, लेकिन हल्का सुबह के टाइम में जो कोहरा होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। माही जी, राधे राधे। प्रीत जी, वेरी गुड इवनिंग। रागिनी जी, गुड इवनिंग। वाह, आज कुछ नए लोग आए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा मेरा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं हूँ झारखंड से। झारखंड से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मैं। आप लोग भी सब अलग अलग जगह से जुड़े हैं। तो ये होता है कि हम लोग आपस में सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इतना जो हमारे टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है अब, तो हम आसानी से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। मैं झारखंड में हूँ। गढ़वा आपने सुना होगा। अगर झारखंड के आसपास या झारखंड में आप होंगे तो आपको गढ़वा पता होगा। डाल्टनगंज आपने सुना होगा। डाल्टनगंज में तो नहीं हूँ, उससे थोड़ा दूर हूँ। गढ़वा करके एक जगह है वहाँ पे। तो ठंड तो यहाँ अच्छी पड़ती है, गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है, ज़बरदस्त। और ज़बरदस्त बारिश भी हुई है। तो यहाँ तीनों ही जो सीज़न होते हैं वो काफ़ी जो हैं एक्सट्रीम होते हैं। पलामू डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट पूछा है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हैं हम। हाँ, हम सब इंडियन हैं, बस यही बात है। और
रोहित जी बिहार से हैं। बेसिकली मैं भी बिहार से ही हूँ, बट अब आप समझ सकते हैं कि सब जॉब पे होते हैं तो इधर उधर रहना पड़ता है। तो हम जॉब के सिलसिले में यहाँ हैं और हमारा ट्रांसफ़र भी इधर उधर होता रहता है। तो बस यही है कि दुनिया गोल है, कभी हम यहाँ कभी वहाँ रहते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। फिलअप फॉर्म जो है हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सीटेट से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होती हैं सीटेट के लिए। और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको तो आप जानते ही हैं, इतने दिन से आप लोग सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे नए बच्चे हैं वो नहीं जानते, तो वो एक बार स्क्रीन पे टीम मेंबर्स हमारे जो हैं उनको देख सकते हैं, और उनकी टाइमिंग भी इसमें शो हो रही है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो कौन कौन से टीचर कितने कितने बजे आपकी क्लासेस लेते हैं। और मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो टाइमिंग है वो एवरीडे मंडे टू सैटरडे रहती है 6 to 7 PM की। ठीक है। माही जी, सीजी में ही मैं पल कर बड़ी हुई हूँ, छत्तीसगढ़ में। तो मेरी सारे जो एजुकेशन है वहीं की है, मैंने पूरी पढ़ाई वहीं की है अपनी। वहाँ भी 3-4 साल टीचिंग में ही मैंने इन्वॉल्व किया खुद को। तो सीजी ही मेरा ऐसा है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर वहीं जॉब करते थे। तो इसलिए सीजी, आप सीजी में कहाँ रहते हैं माही जी? गुड इवनिंग पूजा जी, प्रियंका जी, गुड इवनिंग। कोरबा डिस्ट्रिक्ट। और आपका आपका रहना कहाँ है सीजी में? लेखनी जी भी सीजी से, ओके, वाओ। आप लोग कहाँ के से हैं, ज़रा फटाफट से बताइए मुझे, लेखनी जी एंड माही जी। जांजगीर, ओके, जांजगीर चांपा, ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट्स 50 मिनट्स का रास्ता है वहाँ से। और बहुत अच्छी जगह है। वहीं हम पले बढ़े हैं तो अच्छी लगती है जगह। चांपा, चांपा का जो है फेमस क्या है, वहाँ का जो कोसा है सिल्क, वो बहुत फेमस है चांपा का। तो आप सबके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, वैसे एक सीटेट में नहीं आता है, बट वहाँ का जो कोसा सिल्क है वो बहुत फेमस है। वहाँ कल्टीवेशन होता है सिल्क का बहुत ज़्यादा। जो शहतूत के पेड़ होते हैं उनको लगाया जाता है, और उस पर जो उनके मौत होते हैं, सिल्क मौत जो होते हैं, वो लगते हैं उसमें, अपने कोकून्स बनाते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन इसका होता है, और बहुत बेस्ट वहाँ का जो सिल्क होता है वो है कोसा सिल्क, वो फेमस है वहाँ का, स्पेशली चांपा का। और तो ऐसे हर जगह की देखिए कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, जो हम वहाँ रहते हैं तो हमें पता होता है। अभी मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। इसलिए रायगढ़ से हैं, ओके। रायगढ़ मेरा कभी जाना नहीं हुआ, बट सुना तो है नाम रायगढ़, ज़्यादा दूर वो भी नहीं है। जांजगीर चांपा, ठीक है, वेरी गुड, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको कोई चार्जेस इसमें लगने वाले नहीं हैं, और आपकी क्लास भी रेगुलर होती है। नहीं, मुझसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं तो अभी झारखंड में रह रही हूँ, आफ्टर मैरिज यहाँ रह रही हूँ। और हाँ, मेरा जो पहले था, मैं मतलब शादी नहीं हुई थी तो वहीं हम रहे थे, क्योंकि फादर की जॉब वहाँ थी। मदर मेरी वहीं रहती हैं छत्तीसगढ़ में ही। तो अगर कभी वहाँ जाते हैं और मिलना होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये बात तो है। अपने स्टूडेंट्स को, जैसे आप कभी कभी बोलते हैं कि आप मुझे देखना चाहते हैं, वैसे ही मुझे भी बहुत मन होता है कि मैं भी आप लोगों को देख पाऊँ। तो चलिए, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर, है ना। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सिलेबस आपको पता है ही कि हमारी थीम्स जो हैं 6 थीम्स में ये सिलेबस बटा हुआ है। और अब फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ओके, मीला जी भी झारखंड से हैं, वेरी नाइस, गुड। तो मीला जी से तो मैं मिल सकती हूँ क्योंकि मैं भी झारखंड में हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू कर देते हैं। अब आप लोग अपना फोकस करिए क्वेश्चन पे, ठीक है, और फटाफट आंसर करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर राजस्थान? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है?
परफेक्ट कोचिंग ने प्रणाम किया है। बहुत खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, साथ में फटाफट आंसर करिए, इजी है। और इसका राइट आंसर जो है वो ए है। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होके दूसरे आंसर भी कर रहे हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिए, और इसका राइट आंसर जो है वो है ए। ओके, मोस्टली जो है वो ए ही आंसर आ रहे हैं, कुछ एक आध लोग बी और सी भी कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो राजस्थान है उसके साथ 5 स्टेट जो हैं वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। 5 राज्य जो हैं वो सीमा जो है साझा करते हैं। पहला राज्य है पंजाब। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए अगर नोट डाउन साथ साथ करते चलेंगे तो राजस्थान के साथ जिनकी सीमाएं लगती है वो हैं 5 राज्य, और पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये जो है 5 स्टेट जो हैं ये सीमाएं साझा करते हैं, और इसमें जो है उत्तराखंड जो है आपका इसलिए टच नहीं करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें पूछा गया है कि राजस्थान से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बाउंड्री ऑफ राजस्थान टचेज द बाउंड्री ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है। अभी मैंने तुरंत बताया है। नंबर 2 डाल के आंसर करेंगे। तो तुरंत में पूछा है तो सबके आंसर जो हैं वो झटपट आने लगे हैं। इसी तरह से आपको याद रखना होगा जो खास जो राज्य हैं जिनकी सीमाओं का पूछा जाता है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर का पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, राजस्थान का आपका पूछा जाता है, गुजरात का पूछा जाता है, ठीक है, और एमपी का पूछा जाता है आपसे, और ये कुछ राज्य जो है ना इनके बार बार घुमा फिरा के जो हैं कितने राज्यों से ये जुड़े हुए हैं ये पूछा जाता है। तो ये इनका तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग कि भूलिएगा नहीं, ठीक है। हाँ, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी और गुजरात। वेरी गुड माही जी, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। विथ विच स्टेट डज जम्मू एंड कश्मीर शेयर इट्स बॉर्डर। जम्मू और कश्मीर किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय। किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, बहुत इजी है। नंबर 3 डाल के आंसर करेंगे प्लीज। तो जम्मू कश्मीर से भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप मैप में अच्छे से देख के जाइएगा। माही जी का आंसर आ गया, रागिनी जी का आ गया, रोहित जी का आंसर आ गया। वेरी गुड गोइंग। पूजा जी, अंजलि जी, प्रतीक्षा जी। तो जब सबके आंसर एक जैसे होते हैं तो वो ज़्यादातर सही आंसर ही होते हैं। वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के, ए इज़ द राइट आंसर। और सिर्फ इनमें से जो है पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जो जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि बिहार आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका बंगाल भी आ जाता है और मेघालय आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से और मैं आप लोगों से पूछती हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल को अगर हम मैप में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल को अगर हम मैप में देखते हैं तो वो हमें ईस्ट की साइड दिखाई देता है। हम देखते हैं कि नॉर्थ की साइड में जम्मू कश्मीर है, साउथ की साइड में आपका तमिलनाडु है, आपका वेस्ट में गुजरात है, और ईस्ट में हम जब देखते हैं तो आता है पश्चिम बंगाल, हमें दिखाई देता है ना। लेकिन ये तो ईस्ट में है, तो इसको पूर्व बंगाल क्यों नहीं कहते हैं, इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? ये तो पश्चिम में उपस्थित है नहीं। हाँ, तो कोई मुझे आंसर बता सकता है इसका क्या रीज़न है इसको पश्चिम बंगाल कहने का?
जिसको भी आंसर आता है वो आंसर करेंगे प्लीज़, कि इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है जबकि ये ईस्ट की साइड में है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में तो ये बात आती है ना कि भाई वो पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता है। तो देखिए क्या है कि पहले जब हमारा, ओके वेरी गुड माही जी, मेन चीज़ माही जी ने बता दिया है कि बांग्लादेश डिवाइड हुआ, तो यस बिल्कुल राइट आंसर है माही जी का। इतना कमेंट बॉक्स में लिखना पॉसिबल नहीं होगा आंसर। हाँ, वेस्ट बंगाल बोला गया, यस बिल्कुल सही, शॉर्ट में लिखा है माही जी ने, और शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको फटाफट से डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, एज अ टीचर आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए क्या है कि जब हमारा देश जो है वो विभाजित नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब जो है आपने सुना होगा कि बांग्लादेश है ना, अभी जो हमारे देश के बाहर का हम उसको मानते हैं, वो भी क्या था, बंगाल का ही हिस्सा था, वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसा अलग अलग नहीं था, वो एक साथ ही थे। लेकिन क्या हुआ कि जब कश्मीर को अलग एक देश घोषित कर दिया गया, एक अलग वो देश बना, तो वो जो है पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान से फिर बाद में वो आज़ाद हुआ। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से भी, आज़ाद होकर के पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन बांग्लादेश जो है, पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही थे, लेकिन जब ये टुकड़ा हुआ तो बांग्लादेश तो वहीं रह गया। और क्योंकि ये उस पूरे एरिया का जो बांग्लादेश हुआ करता था उसका पश्चिमी हिस्सा था, तो वो पश्चिमी हिस्सा जो है वो टुकड़ा होकर के क्या बन गया, पश्चिम बंगाल बन गया। क्योंकि अगर हम मैप में देखते हैं तो वो पश्चिम की साइड पड़ता है, तो इसलिए उसका नाम हो गया पश्चिम बंगाल, लेकिन वो है किधर, पूर्व की तरफ। ठीक है, हाँ वेरी गुड माही जी। तो माही जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर किया था और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं कि कभी कभी हम एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन और भी हमें मिल जाते हैं, और हमें नॉलेज तो हमेशा हर चीज़ की होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, टर्टल, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली निम्न सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। इन चारों में कोई एक ऐसा है जो इन चारों में अलग है, उसको आपको चुनना है। बहुत इजी है। माही जी की ताली बज रही है, वेरी गुड। और साथ ही साथ आंसर भी देना है आप लोग को, 4th का आंसर भी करते जाइए, ताली भी बजाते जाइए। ज़्यादातर आंसर जो है वो डी में आ रहे हैं, और डी जो है वो राइट आंसर है, बिल्कुल सही, एकदम सही बताया आप लोगों ने, कौवा, क्योंकि वो पक्षी में आ जाता है, बाकी सब क्या है, एनिमल्स में आ जाते हैं, और ये बर्ड्स में आ जाता है, तो बिल्कुल अलग हो जाता है इनसे। ठीक है, तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चंस भी आएंगे। इनमें क्या होगा, एक और चीज़ छुपी हुई होगी, कि हो सकता है कुछ जो हैं वो ऐसे हों जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, और एक ऐसा उसमें एनिमल दे देगा जो या तो सिर्फ पानी में, जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन में घड़ियाल एक है, कछुआ है, मछली है और कौवा है। अगर मैं इस ऑप्शन में से कौवा को हटा देती हूँ और इसके जगह मेंढक मतलब फ्रॉग ऐड कर देती हूँ, तब आपका क्या हो जाएगा, मछली जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि घड़ियाल पानी में भी रहता है, बाहर भी रह लेता है, कछुआ पानी में भी रहता है और बाहर भी रह लेता है, और अगर मेंढक को हम देखते हैं, फ्रॉग को हम देखते हैं, तो वो भी पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ रह लेता है। तो मछली ही एक ऐसी होगी जो पानी में ही रहती है, पानी के बाहर नहीं रह सकती। तो कई बार हमारे क्या होंगे, ऑप्शंस के हिसाब से
आंसर जो हैं वो डिफर करेंगे, एक दूसरे से बदलेंगे आंसर भी। तो यहाँ तो कौवा बिल्कुल सही है क्योंकि वो बर्ड में आ जाता है, लेकिन अगर कौवे की जगह एक फ्रॉग का ऑप्शन आ जाता है तो आपकी यहाँ मछली जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। The villagers of which of the following state built their wooden house with sloping roofs on strong bamboo poles at a height of 3 to 3.5 meters from the ground? नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? लद्दाख, असम, उड़ीसा या राजस्थान? इसके बारे में मैंने आप लोग को शेल्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, विथ पिक्चर आपको समझाया हुआ है। मोस्टली जो आंसर हैं वो बी आ रहे हैं। वेरी गुड, एंड बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ जो है बारिश होती है और बाढ़ का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बना रहता है। वो एरिया कुछ इस तरह का है कि वहाँ अक्सर जो है बाढ़ आ जाया करती है, जिसके कारण घरों में पानी घुस जाएगा। तो थोड़ी हाइट अगर बढ़ा ली जाए और बांस लगा दिए जाएँ, बांस जल्दी गलती सड़ती नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छे से उस मकान को होल्ड करके रखती है, हल्की रहती है। और वो बांस की जो डंडियाँ गाड़ी जाती है, बांस को जो गाड़ा जाता है, वहाँ से पानी जो है वो भी इजीली पास हो जाता है, जिसके कारण से वो घर गिरता नहीं है। तो बेसिकली उनका इस तरह का मकान बनाने का रीज़न ये होता है कि वो जो बाढ़ वगैरह आती है उससे बचे रहें। वेरी गुड, राइट आंसर बी है आपका, असम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैम्बू और वुडन हाउस? निम्नलिखित में से कौन सा बांस या लकड़ी के घर की विशेषता नहीं है? दे आर मेड इन एरियाज विच हाई रेनफॉल, ये अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। दे आर जनरली माइल्ड, ये सामान्यतः हल्के होते हैं। दे आर मेड एट अ हाइट ऑफ 22 to 24 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, ये जमीन से लगभग 22 से 24 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। सच हाउसेस आर फाउंड इन असम, ऐसे घर असम में पाए जाते हैं। 6 नंबर डाल के आंसर करेंगे प्लीज। इमरान जी आ गए हैं आपके साथ, रोहित जी चिंता मत करिए, रवि जी भी आ गए हैं आपके साथ। हाँ, सबके आंसर जो हैं ज़्यादातर सी आ रहे हैं, और सी जो है वो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। अगर आपने सी आंसर किया है दैट इज़ राइट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांस या लकड़ी के घर की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि नहीं में पूछा गया है, तो ये ज़मीन से 22 से 24 फीट की ऊंचाई बोल रहा है। इतनी ऊंचे नहीं होते हैं, 22 से 24 फीट बहुत हो जाएगा। हमारी नॉर्मली हाइट 5 से 6 फीट के बीच में होती है। तो 22 फीट 24 फीट मतलब आप समझिए कि आपका 4 गुना हाइट ही 20 फुट हो जाता है। तो इतना लंबा बांस थोड़ी लगाते हैं और फिर घर बनाते हैं उतने ऊपर, ऐसा नहीं होता है। वो करीब करीब 8 से 10 फीट बहुत हो गया, तो इतना ऊंचा बनाते हैं, ठीक है। या ये फीट में दिया गया है, और अगर मीटर्स में आप देखते हैं तो 3 से 3.5 मीटर। इसको आप लोग नोट डाउन करिए कि जो इसकी लेंथ है कहीं फीट में दी रहेगी और कहीं आपकी मीटर में दी हुई होगी, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को लगातार ऐड किए हैं। क्वेश्चन भी मैं जो ऐड करती हूँ वो आप देखेंगे कि कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए कई बार रहते हैं। इसके पहले आपने देखा कि जो असम के घर हैं उनकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक होती है, ये मीटर की बात कही गई है। और यहाँ पे फीट की बात करी, तो फीट जो है अगर फीट में हम देखते हैं तो 8 to 10 फीट इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हाइट की नहीं होगी इससे, और यहाँ पे बोल रहा है कि 22 से 24 फीट बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है ये विशेषता उसकी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है इस तरह के बने हुए होते हैं। एक आइडिया आप लोग को हो जाएगा और आपको
पिक्चर के थ्रू याद भी रहेगा। नीचे आप लोग देखिए कि बांस लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर भी पूरा बांस से ही बना हुआ है, क्योंकि हमने शेल्टर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि घर जो बनाए जाते हैं वहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उसको उपयोग करके बनाया जाता है। तो असम में जो है बांस काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए, और बांस जो है काफ़ी मजबूत भी होता है, काफ़ी लंबे समय तक जो है वो ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे उस सामान की मतलब आसानी से उपलब्धता है, इसलिए भी वो चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरह के घर होते हैं कि अगर बाढ़ का पानी आ भी जाता है तो घरों को उतनी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और लोग आसानी से बाढ़ से बच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which two countries of the world constitute about 57 of the large dams? विश्व के किन दो देशों में लगभग 57% बड़े बांध हैं? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, चाइना एंड ब्राज़ील, इंडिया एंड जापान। माही जी का आंसर आ गया है बी। बाकी किसी का आंसर नहीं आया, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है। रमन जी आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप थोड़े पीछे चल रहे हैं, आई थिंक लेट से आपने ऑन किया है। रमन जी जो हैं पिछले जो है क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। ए और बी में कंफ्यूजन आ रहा है और राइट आंसर जो है वो ए है, भारत और चाइना। ये क्वेश्चन मैं एक बार और पूछ चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैंने दोबारा इसको ऐड किया है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका राइट आंसर जो है भारत और चाइना है। इन दो देशों में मिलाकर के 57% बड़े बांध हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया तो, बट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये रिपीटेड लिया है। कुछ बीच बीच में एक दो मैंने जो पहले कराया हुआ है उसको मैं ऐड करती हूँ, जानबूझ के ऐड करती हूँ, ये देखने के लिए कि कितना आप लोगों को याद रह रहा है, क्योंकि मैं भी कई चीज़ें मेरे दिमाग से भी स्किप होती हैं, ऐसा नहीं है, वी आर ह्यूमंस, तो ये चीज़ें नेचुरली होंगी कि हम कुछ कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। कई बार आप देखिए टीवी में हम कुछ चीज़ देखे होते हैं हम भूल जाते हैं, न्यूज़ में हमने सुना होता है, कुछ दिन बाद कोई पूछता है तो हमें याद नहीं आता कि हमने क्या देखा था, डेट्स याद नहीं रहते, सन याद नहीं रहता है, तो ये चीज़ें तो होती हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे और फोकस करिए अपने आप को कि जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एटलीस्ट उसको आप गलत ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका ए होगा, कोई बात नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू नॉन कोगुलेबिलिटी ओके ऑफ ब्लड। अच्छा, रक्त का जो थक्का है ना, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, किसके कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता? ये फूड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द आंसर जो हैं वो सी में आ रहे हैं। और रक्त का जो थक्का है वो अगर विटामिन के की कमी होती है तो उससे नहीं जमता है, और विटामिन के की कमी से जब रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का अगर हमारे बॉडी में ना जमे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा ब्लड बहता ही रहेगा हमेशा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे हमें चोट लग गई, हल्की फुल्की चोट लग गई, तो कुछ समय बाद हम जब वहाँ पट्टी वगैरह सब कर देते हैं तो क्या होता है, वो ब्लड वहाँ पे एक क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, वो रुक जाता है और वो थक्का जम जाता है। उससे क्या होता है कि अननेसेसरी में ब्लड ज़्यादा नहीं बह पाता है, तो वो थक्का जमना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है विटामिन के, और थक्का नहीं जमने का जो कारण होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। ऑलमोस्ट सभी ने राइट आंसर दिए, गलत आंसर किसी के नहीं है। इज इट रिलेटेड टू गार्डन एंड गार्डन प्रोडक्ट्स? बगीचा और बगीचा उत्पादों से संबंधित हैं। कल ही मैंने बताया था आप लोग को, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर जो है थोड़ा गलत छप गया है हिंदी में, वर्गीकल्चर छप गया है,
बट दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिएगा, कई बार ट्रांसलेशन में गलत छप जाता है। सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर। और इसको ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कल मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है उसको एक बार चेक करिएगा, उसमें आप लोगों को एक चार्ट भी मैंने शो किया था, सब तरह के कल्चर के बारे में था, उसी से ये वाला क्वेश्चन लिया है। हाँ, हॉर्टिकल्चर ही ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में बाग बगीचा, जो हम बागान लगाते हैं कहीं पे पार्क में, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। वहाँ पे सुंदर सुंदर प्लांट्स जो बगीचों के लिए लगाए जाते हैं उनको इसमें लिया जाता है, तो वो है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग अगर कॉलोनीज़ में रहते हैं तो आपको पता होगा कि एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग से होता है, वहाँ पे नर्सरी बनी हुई होती है, तो उसको नर्सरी को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फूलों के पौधे होते हैं, सुंदर सुंदर शो प्लांट्स होते हैं जिनको घरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग लगाना पसंद करते हैं। तो ये ऐसे जगह के लिए लिया जाता है जहाँ पे गार्डन्स होते हैं। तो गार्डन का जहाँ पे भी डेकोरेशन का, सजावट का जो काम किया जाता है, ये रिलेटेड उससे होता है, तो हॉर्टिकल्चर, बाग बगीचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? व्हीकल्स मतलब वाहन, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग, सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट, डस्ट पार्टिकल धूल के कण। 10 नंबर करके आंसर करेंगे। फटाफट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मीला जी का, इमरान जी का, पूजा जी का, रवि जी का, प्रियंका जी, वेरी गुड। सबके सी आंसर आ रहे हैं ऑलमोस्ट, वेरी गुड। एंड सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट हैं, प्रदूषण तो ये करेंगे, ऐसा नहीं कि ये प्रदूषण नहीं करेंगे, बट इसमें क्या पूछा गया है, वायु प्रदूषण का कारण। तो वायु का वाहन से होगा, उद्योग से होगा और धूल के कण से होगा। लेकिन अगर ठोस अपशिष्ट हैं, प्रदूषित वो भी करेंगे अगर वो मिट्टी में पूरी तरह से अपशिष्ट नहीं बन जाते, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो ये सब कैसे हैं, वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे बल्कि हमारे धरती को खराब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल सही है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर तो दिखना चाहिए, मैंने तो काफ़ी अच्छा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। प्रतीक्षा जी, एक बार अपना चेक करिए कि आपने जो ब्राइटनेस बहुत कम तो नहीं हो गया आपका। कभी कभी ब्राइटनेस हमारी मोबाइल का कम होता है, तब भी प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ता है। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, मोबाइल में कई बार सेटिंग अपने आप चेंज भी हो जाया करती है। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबने आंसर किया है, दैट इज़ राइट आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा, कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पूछेगा, कभी कभी बताएगा कि धरती की गर्मी बहुत बढ़ गई और इसका कारण बताइए, कौन सी गैस हो सकती है, इस तरह से भी पूछेगा। ग्लोबल वार्मिंग नहीं करके धरती की गर्मी बढ़ गई पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, अल्टीमेटली आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर इज, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन।
आप फ़ोन को आड़ा कर लीजिए प्रतीक्षा जी, तो हो सकता है आपको दिखे। छोटी सी जगह हम जब खड़े में रखते हैं मोबाइल को तो दिखाई नहीं देता है क्लियर। एक बार उसको आड़ा करके देखिए, थोड़ा सा आपको शायद उसमें दिख जाए। ट्राई करके एक बार देखिए। आंसर आने शुरू हो गए हैं। और डी आंसर आ रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज कॉल्ड, नाभिकीय परिवार कहा जाता है। एकल परिवार को, संयुक्त परिवार को, पितु स्थानिक परिवार को या मातृ स्थानिक परिवार को? नाभिकीय परिवार किसे कहा जाता है? इंग्लिश में तो देखिए आंसर ही हो गया इसमें। इसको इंग्लिश में स्मॉल फैमिली भी कहा जाता है। ये इंग्लिश में ही इसमें आंसर दिख जा रहा है। ये तो इतना बड़ा इजी था ये वाला क्वेश्चन, मैंने नोटिस नहीं किया। इंग्लिश में इसका आंसर ये दिख रहा था। न्यूक्लियर फैमिली जो है नाभिकीय परिवार हिंदी में कहा जाता है, और उसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल परिवार, स्मॉल फैमिली, एकल परिवार या नाभिकीय परिवार कहा जाता है। ये तो थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को इजी हो गया क्योंकि इसका आंसर आपको इंग्लिश वाले में मिल गया। तो 13 का इजी हो गया काफ़ी आंसर। चलिए कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा इजी हो गया ज़्यादा। 14 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली? संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या होते हैं? लार्ज फैमिली, परिवार अधिक बड़ा होना। वीकनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड चिल्ड्रन गो टू आउटसाइड सिटी टू अर्न अ लिविंग, बच्चों को शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर शहरों में जाना। और ऑल ऑफ अबव, इनमें से सभी। इमरान जी का आंसर सबसे जल्दी आया है। माही जी का भी आ गया, वेरी फास्ट। ये हमारा फैमिली वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है आप लोगों के लिए। वेरी गुड। तो फटाफट सबने आंसर किया है और सबके आंसर जो हैं डी में आ रहे हैं, और डी इज़ द राइट आंसर। अभी तो आंसर आप लोग का शो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है आपके उत्तर। डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। तो संयुक्त परिवार का जो विघटन का कारण है, मतलब अलग हो जाने का कारण है परिवार का अधिक बड़ा होना, जिससे बोझ बहुत हो जाता है। लोग जो हैं आर्थिक स्थिति भी वहाँ की कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में जो है आश्रित लोग ज़्यादा होते हैं और कमाने वाला एक इंसान होता है। तो जैसे दादा दादी रह रहे हैं, उसके बाद उनका जो बच्चा है, माता पिता जो है, उनमें से सिर्फ पिता जो है वो काम कर रहा है। अब वो पिता के ऊपर क्या हो रहा है, अपने माता पिता का और अपने बच्चों का, सबको पालने का जो बोझ है वो आ जाता है। तो इसके कारण भी कई बार आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि कमाने वाला इंसान एक होता है घर में और जो उस पर आश्रित लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस कारण से कलह कलेश भी होता है घर में। उसके बाद बच्चे जो हैं कई बार शिक्षित हो जाते हैं तो वो बाहर परिवार में चले जाते हैं, बाहर गांव चले जाते हैं, वहाँ जाके अपना जो है अर्निंग करते हैं। तो इस कारण से भी जो संयुक्त परिवार है वो आजकल क्या हो रहा है, टुकड़ों में बंट रहा है। हम खुद अपने परिवार को ही देखते हैं तो हम यही देख रहे हैं कि हमारे जो परिवार हैं उसके सदस्य क्या हो जाते हैं, कोई हम ही हैं, भाई बहन हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं और काम के कारण अलग अलग जगह रह रहे हैं, है ना। तो रोहित जी लिख रहे हैं कि मेरे फैमिली में 30 लोग हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट देखिए सबके फैमिली में इसी तरह से लोग हैं, 25-30 लोग। अगर हम अपना पूरा परिवार देखते हैं जोड़ करके तो सचमुच 25-30 लोग हर किसी की फैमिली में होंगे। लेकिन क्या हम साथ रह पाते हैं? नहीं। अगर एक परिवार में पहले पहले क्या होता था कि माता पिता रहते थे, उनके अगर 3 बच्चे हैं, या पहले पहले बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती थी, 8-8 10-10 बच्चे भी होते थे। अब उनका जो परिवार बढ़ता था, उनके शादी जिससे होती थी वो आ जाते थे, तो वो 10 के 20 हो गए और फिर उनके बच्चे हो गए, तो इस तरह से 20 के 40 हो जाते थे। तो ऐसे परिवार जो है वो बढ़ते थे पहले और साथ रहा भी करते थे। बट अब क्या हो गया है, लोग जो है बाहर निकलते हैं और उसके कारण क्या होता है, परिवार का विघटन होता है।
तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हमने देखी थी संयुक्त परिवार में और कुछ परेशानी भी हमने देखी थी, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलता है। ऑन विच डे मैक्सिमम मैरिज टेक प्लेस इन राजस्थान? राजस्थान में सर्वाधिक विवाह किस दिन होते हैं? ठीक है, ज़्यादातर जो विवाह होते हैं वो किस दिन होते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी, वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया या विजयदशमी? डी में आंसर आ रहे हैं विजयदशमी, सी में भी आंसर आ रहे हैं। ओके, सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मतलब सी में भी कुछ आंसर कर रहे हैं, कुछ डी में भी। अच्छा, मोस्टली आंसर जो है वो सी में आ रहे हैं। वेरी गुड, सी इज़ द राइट आंसर। सी आप लोग का सही है आंसर, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें। तो जो अक्षय तृतीया है उस दिन पे ज़्यादातर शादियां जो हैं राजस्थान में की जाती हैं। उस हाँ, अंदाज से इमरान जी ने अंदाज से कर दिया। हाँ, आप लोगों का थोड़ा ये है कि हिंदू कल्चर के बारे में आपको उतना पता नहीं है, तो कई क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे कल्चर के हिसाब से, बट थोड़ा सा पढ़ने से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अंदाज आपका सही निकल गया इमरान जी, वेरी गुड। तो अक्षय तृतीया जो है वो उसको ऐसी तिथि मानी जाती है कि उस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो अक्षय होता है, मतलब उसमें कोई भी क्षय नहीं होता है, किसी तरह का उसमें नुकसान नहीं होता है, तो वो क्षतिग्रस्त नहीं होता। तो ये जो है इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं जितने मेंबर्स हमारे हैं, प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमारा बढ़ जाता है, खुशी मिलती है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे पसंद भी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा आप लोग को एक काम और सौंप दिया है कि लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्षय तृतीया मीन्स अक्षय रहना, कोई भी चीज़ जो है उसका क्षय नहीं होना, नुकसान नहीं होना या कम नहीं होना, वो चीज़ घिस पाना, इस टाइप की चीज़ों को बोला जाता है अक्षय। तो वो दिन को अच्छा माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा विवाह जो है उस दिन होते हैं। वॉट इज वाइट गोल्ड कॉल्ड? सफ़ेद सोना कहा जाता है अफीम को, मक्का को, कपास या बाजरा? थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी। इसका आंसर आना शुरू हो गया है, सी, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों ने सी आंसर किया है, रवि जी ने बाजरा डी पे लगाया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही होगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कपास जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसी से आप समझ सकते हैं। और ये अच्छा कपास अगर बेचा जाता है तो वो काफ़ी अच्छे रेट में बिकता है, काफ़ी अच्छा उसका जो कीमत है वो होता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना। सोना क्या होता है कि हमें सोना किस चीज़ के लिए हम बताते हैं कि उसका कीमत बहुत है, उसी तरह से अगर कपास को हम देखते हैं तो वो सफ़ेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी बिक्री से भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट जो है किसानों को होती है, ठीक है। और कपास जो है ये उगता किस मिट्टी में है, काली मिट्टी में, ये भी आपको याद रखना है। उगता तो वो सफ़ेद है, बट काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा ऐसा है जो असुमेलित है, ये मैच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ओलेरीकल्चर फूलों की खेती। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, और एपीकल्चर बी कीपिंग, ओलेरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स।
ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव ज़रूर बताएंगे हम। कल की वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। ठीक है अंजलि जी, आई थिंक अंजलि जी ने ही पूछा था ना, हाँ अंजलि जी ने ही पूछा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें आंसर सबके डी आ रहे हैं, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों ने डी आंसर किया है और सबके आंसर सही हैं डी। ऑलेरी कल्चर जो है वो फूलों की खेती के साथ मैच नहीं, विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, और बागवानी हॉर्टिकल्चर से आपका हो गया, रिलेट कर रहा है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से हो गया, और ओलेरी कल्चर जो है फूलों की खेती, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि फूलों की जो खेती होती है फ्लोरिकल्चर में आ जाता है वो। फूलों जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, सूर्यमुखी या रजनीगंधा, इस तरह के फूलों की जो खेती होती है तो ये अलग से फूल ही लगाते हैं वहाँ पे पूरे बाग बगीचों में। और ऑलेरी कल्चर जो होता है ये आपका हो जाता है जहाँ पे साग सब्जियाँ लगाई जाती हैं, सब्जी भाजी जिस भी तरह के वेजिटेबल्स अगर वो लगा रहे हैं खेतों में तो वो हो गया आपका ऑलेरी कल्चर। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सुमेलित करना है आपको, मिला करके फिर लिखना है। देखिए श्वेत क्रांति झींगा सामने दिया हुआ है, नीली क्रांति तिलहन दिया हुआ है, पीली क्रांति मत्स्य दिया हुआ है मतलब मछली, गुलाबी क्रांति दुग्ध दिया है, लेकिन ये मैच नहीं है, इसको आपको सही से मैच करना है और नीचे इसके आंसर जो है उसको सेट करना है कि ए के साथ कौन सा होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट का कैसे करके सेट होगा ये आपको बताना है। थोड़ा मुश्किल होगा बट हो जाएगा। माही जी, मीला जी, रोहित जी सब आंसर कर रहे हैं। इमरान जी, प्रियंका जी, अंजलि जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, सबके आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी आंसर आएगा बट ठीक है। बी आंसर अब तो शो होने लगा स्क्रीन पे भी। तो देखिए बी आंसर किस तरह से होगा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार फटाफट से डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का आपका जो जुड़ाव होगा वो दूध के साथ होगा क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है दूध। नीला जो है आपका पानी को दिखाएगा और पानी में क्या रहती है, मछलियाँ रहती है, तो 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 आएगा। पीला रंग जो है वो आपका तिलहन को दिखाएगा और गुलाबी रंग जो है वो आपका झींगा को दिखाएगा। तो इस तरह से जो हमारा बी आंसर है 4 3 2 1 ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के लिए आपका दूध, नीली क्रांति के लिए आपका मत्स्य या मछली, पीली क्रांति के लिए तिलहन और गुलाबी क्रांति के लिए झींगा। ये आपको याद भी रखना है कि किसके लिए कौन सा जो है वो है, जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, श्वेत क्रांति के लिए किन चीज़ों को लिया जा रहा है। तो ये आपको कलर वाइज याद रखना है और कलर भी आपको पता चल गया कि किस तरह से हुआ, क्योंकि झींगा अगर आप देखेंगे तो हल्का पिंकिश जैसा वो रहता है ना। और आपका जो पीली क्रांति है वो तिलहनों के लिए लिया जा रहा है, खासकर सरसों के फूल वगैरह इस टाइप की चीज़ों के लिए ये लिया जा रहा है। मत्स्य मतलब मछली, वेरी गुड। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो इसको ऐसे अलग से भी ध्यान रखिएगा कि ये क्रांति किस किस के लिए है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खातम बंद इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ हाउस, खातम बंद किस तरह के घरों से संबंधित है। इग्लू, स्टोन एंड वुडन हाउस मतलब पत्थर और लकड़ी के घर, हाउस बोट या टेंट बोट। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ट्रेवल वाले चैप्टर में। ट्रेवल नहीं, सॉरी, शेल्टर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, ये शेल्टर वाले चैप्टर में था आपके। इसमें बी आंसर आ रहे हैं, ए आंसर आ रहे हैं। ओके, इग्लू भी आंसर आ रहा है। ओके,
बी और ए में कुश्ती चल रही है, बट आंसर जो है इसका सी निकल कर आता है और वो है हाउस बोट। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउस बोट जो होता है वो लकड़ी के काम उस पर किए होते हैं। कश्मीर का ये फेमस जो है वहाँ का वर्क है खातम बंद, ठीक है। और इसको मैं आप लोगों को पिक्चर में अभी शो भी कर देती हूँ। इस तरह का ये होता है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाउस बोट है उसमें कितनी सुंदर नक्काशी की गई है लकड़ियों से, ठीक है। लकड़ियों पर ये नक्काशी की हुई होती है क्योंकि लकड़ियों की ही बोट होगी और उस पर जो ये काम होता है इसको कहा जाता है खातम बंद। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं इसलिए ही मैंने पिक्चर ऐड किया था। मे बी आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा तो ये पढ़ाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में देखा है, इसलिए इसको ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि खातम बंद जो है वो किस में होगा, हाउस बोट में होगा। तो इसका जो है सी आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भाई जल्दी से, है ना, भूलना नहीं लाइक करना। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी दे दिया है। वेयर डू रैट, स्नेक, एंड्स, रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स, स्कॉर्पियंस लीव? चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू कहाँ रहते हैं? भूमि पर, बिल में, पेड़ की डाली में या कोई नहीं? ऑन लैंड, इन द बिल, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, नन। एक इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। ज़्यादातर बी आंसर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, कंफ्यूज है मतलब इसमें भी। इतने इजी में भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बात हो गई? ये रहते कहाँ हैं, इनके घर कहाँ होते हैं, ये पूछा जा रहा है। भूमि पर तो हर जानवर रह रहा है, ठीक है, चल रहा है फिर रहा है, पर उसके घर कहाँ होते हैं? वो अपना बिल बनाते हैं, इसलिए बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। भूमि पर तो सभी जानवर हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल पूछा जा रहा है कि वो रहते कहाँ हैं, घर कहाँ रहता है उनका। तो भूमि पर वो क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, ऐसी डायरेक्ट ज़मीन पर वो नहीं रह पाते हैं। जैसे चिड़िया जो है वो पेड़ों की डालियों पर अपना घोंसला बनाती है, तो पेड़ों पर रहती है बट घोंसले में रहती है। उसी तरह से ये भूमि पर क्या करते हैं, अपना बिल बना करके और बिलों में रहते हैं, तो इसलिए बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाता से तो ईजी था, बट कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, खरगोश रहता है ना, बरो बनाता है, उसका वैसा गहरा सुरंग जैसा नहीं होता है खरगोश का, लेकिन ऐसे गोलाई में ऐसा बनाता है, थोड़ा गहरा सा बिल ही बनाता है। एक्चुअली वो भी बिल होता है लेकिन सुरंग जैसा नहीं होता है, बहुत अंदर तक चला जाएगा ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा दूर तक रहता है वो। खरगोश जो है वो भी एक बरो बनाता है अपना। हाँ, कछुआ भी बनाता है। वो खासकर जब वो अंडे देता है तो वो गड्ढा खोद लेता है रेत वगैरह में और फिर उसमें अपने अंडे दे करके उसको सुरक्षित रखता है। तो ज़्यादातर वही है। जैसे चिड़िया होती हैं वो अंडे देने वाली होती हैं तो अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ये जो है ये सभी लोग जो हैं अपना बिल बना करके ज़मीन के अंदर रहते हैं। माही जी के नंबर आ गए टोटल 20 में से 19, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बाकी लोग भी अपना नंबर भेजें। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो कल की क्लास भी ज़रूर अटेंड करिएगा। और अंजलि जी का कहना था कि मुझे देखना चाहते हैं, तो भाई मैं वीडियोस बना के डाल रही हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ मुझे। क्लास के पहले भी आज एक वीडियो चल रही थी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मुझे कि मैं कैसी दिखती हूँ। शॉर्ट वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं कि आप लोग हमें देख पाएँ। और कंटिन्यू क्लास में रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए। और सभी जो है लाइक ज़रूर करके जाइए और रोज़ क्लास ज़रूर अटेंड करिए। देखिए रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर होना, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो फिर किसी काम का नहीं है आपका पढ़ाई, है ना। तो रेगुलर रहिए ताकि आप हर दिन के जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकें। आज कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनके लिए मैं बता दूं कि वो हमारे चैनल को फिलअप फॉर्म को सब्सक्राइब कर देंगे और फिर जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे उसको क्लिक करके तो फिर आपको वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें अगर आप वीडियो पे जाते हैं तो हमारे
सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, जो सीटेट के हैं, नेट के हैं, वो सारे वीडियोस दिखेंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मेरी, अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो ईवीएस देखिए, ईवीएस आपको उसमें दिख जाएगा, सीटेट की अलग से बनी हुई है, तो उसमें ईवीएस की क्लासेस पुरानी से पुरानी जो क्लासेस हुई हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक की सब दिख जाएगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग इतना अच्छा माहौल क्लास में क्रिएट करके रखते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। और जो रोज़ आते हैं वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि मुझे और अच्छा कराना है, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तो वो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, बस मेरी ये कोशिश रहती है। और अंजलि जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दी। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग सब रेगुलर क्लास में आइए, कल भी ज़रूर आइए। और हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है, एवरी मंडे टू सैटरडे। ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पे एकदम फोकस रखिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आने में,